Good morning, sir. ये स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? हाँ जी, नमस्कार बच्चों। कल हम जो थे मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधन पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक था, लेकिन हमने इसमें पढ़ लिया था कि खनिज कहाँ कहाँ किस स्थिति में पाए जाते हैं, भूगर्भ में कहाँ से निकाले जाते हैं, कैसी क्या इनकी स्थिति है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी इसमें। और इसमें हमने जो है खनिजों के प्रकार भी देखे थे कि धात्विक खनिज जिनके अंदर कार्बन या जैसे धातु पाई जाती है वो क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। फिर हम बात करते हैं अधात्विक, जिनमें धातु नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज थे। और खनिज ईंधन थे वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये खनिज ईंधन थे। उसमें हमने लोह अयस्क की बात कर ली थी, आयरन ओर की। उसके हमने प्रकार देखे थे कि लोह अयस्क के प्रकार देखे थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। ठीक है, ये प्रकार देखे थे। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोह अयस्क था वो था मैग्नेटाइट, क्योंकि उसमें 70% क्या है, लोह अंश की मात्रा होती है। फिर हमने इसका लोह अयस्क का जो उत्पादन विश्व में कहाँ कहाँ कितना कितना था वो भी देखा था। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें था, इसका चीन में था। फिर चीन के बाद इसकी जो अन्य देश है जो इसका उत्पादन करते हैं, उसमें दक्षिणी मंचूरिया, यानी कि चीन के ऊपर वाला जो भाग है मंगोलिया वाला, उसको के नीचे वाला जो भाग है उसको दक्षिणी मंचूरिया कहा जाता है। ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, ये सारे क्षेत्र। रूस के अंदर जैसे यूराल प्रदेश था, गोर्ना या सीरिया, ये जो क्षेत्र है यूराल पर्वतमाला है उसके आसपास का क्षेत्र है। भारत के अंदर देखा था हमने कि कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, बंगाल था, ये आसपास का जो क्षेत्र था, झारखंड वगैरह, ये भारत के अंदर लोएस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद था दक्षिण अमेरिका। तो ये सारे देशों की हमने बात की थी। अब हम आगे चलते हैं अगले उस पे। मैग्नीज, बेटा हमने ये हमारा जो लोएस्ट का एक कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हम चलते हैं मैग्नीज पर। तो जो मैग्नीज है ये भी एक प्रमुख, देखिए 5-7 जो इम्पोर्टेंट खनिज पदार्थ आएंगे उनकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में, और उन्हीं में से आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। जैसे एक तो लोएस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट में आपके लोएस्ट जो है वो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, लोएस्ट के बाद में प्रश्न आपके को लोहा से आता है या कोयला से आता है या पेट्रोलियम से आता है। तीन बड़ी चीजें हैं जिनसे कि ये प्रश्न आता है आपके। इसके अलावा छोटी चीजें जैसे मैग्नीज है, टंगस्टन है, ये सारी चीजें भी है। तो ये आपको सिर्फ नॉलेज के पर्पज से ध्यान रखनी है। अब मैग्नीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीज जो है एक प्रमुख खनिज है जिसका अधिकांश उपयोग लोह पूरक धातुओं के निर्माण किया जाता है। जो लोहे की मात्रा वाली जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण के अंदर मैग्नीज, मैग्नीज क्या है, उसको कठोरता प्रदान करता है। जैसे हम स्टील की बात करते हैं वो लोहे से बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है तो वो कठोरता देता है उसको, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है वो। तो यह पायरोलुसाइड तथा सिलोमिनाइट मैग्नीज के मुख्य है। इसके ये इसके आयस आयस का मतलब होता है कि ये एक साथ मिलते हैं, फिर इनको अलग किया जाता है मैग्नीज को इनसे। तो इस प्रकार से ये पाया जाता है। देखिए इस ये मैग्नीज किस काम आता है कि ये अत्यंत कठोर, अपवर्षण प्रतिरोधी और संरक्षित इस्पात का निर्माण होता है। इससे क्या होता है कि ये बहुत कठोरता प्रदान करता है उनको। अब इस्पात के अलावा रेल की पटरियां, काटने, पीसने, तोड़ने वाली मशीनों के निर्माण, शुष्क बैटरी, रासायनिक सम्मिश्रण के निर्माण, रंग रोगन, छतों के कपड़े बनाने में, यानी कि छतों के जो सांचे बनते हैं वो है,
चीनी बर्तन है, कांच की वस्तुएं हैं, ये आदि सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीज का। ठीक है, लोहा इसके साथ मिलाकर। तो वर्तमान समय में अधिकाधिक पूरक वस्तुओं के उपयोग के कारण मैग्नीज एक प्रमुख खनिज है। देखिए, जो मुख्य अयस्क होता है, उस मुख्य अयस्क का जो सहयोग करता है वो पूरक वस्तुएं जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से उसको मजबूत यानी टिकाऊ बनाता है उसके अंदर, और एक लंबे समय तक चलता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीज है वो कहाँ कहाँ मुख्य रूप से उत्पादित होता है, कौन कौन से देशों में होता है। मैग्नीज की सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संचित भंडार सीमित मात्रा में होते हुए उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व में प्रथम है, यानी कि मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है, वो करता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पोस्टमैसबर्ग, ये वहाँ के जो नाम है जगह के, आप दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जैसे हमारे हम इंडिया की बात करते हैं और इंडिया की, तो इंडिया में जयपुर में छोटे छोटे स्थान है, वो स्थान नहीं मिल पाते, वैसे ही स्थान है छोटे मोटे। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में इसके भंडार नंबर 1 पर है। तो वर्तमान में जो पहले जो बात करें हम कि पहले तो दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 था, अभी लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें 2019-20 की, तो 2019-20 में जो दक्षिण अफ्रीका है वो तीसरे नंबर पर आ गया है मैग्नीज उत्पादन में। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो विश्व का दूसरा जो बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ विश्व का कितना 13.7% मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैग्नीज का उत्पादन उत्तरी प्रांत के गुटेलैंड ग्रेटेड क्लियन, उत्तरी प्रांत का मतलब है कि आप जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की थर्ड ईयर के अंदर आपके एक बुक भी आएगी विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का पूरा डिटेल्स है, तो उसको भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रशांत महासागर की तरफ जो न्यू गिनी की तरफ वाला भाग है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला भाग। उसके बाद आता है ब्राजील का नंबर। तो ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का नहीं बल्कि विश्व में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। उसका भी जो स्थान है वो छठा स्थान है इसमें मैग्नीज उत्पादन में। तो यहाँ की जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो नजारे लफाले अमापा जो उत्तरी भाग में स्थित है। जहाँ पर अमेजन नदी बहती है, उस अमेजन नदी के पास वाले भाग में उत्तरी भाग है वो, उस भाग में ये स्थान स्थित है। फिर हम बात करते हैं विश्व का जो चौथा मैग्नीज उत्पादक देश है वो गैबन है। ठीक है, गैबन आपको जो है वो अफ्रीका में मिलेगा, दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर मिलेगा। गैबोन बोलते हैं, तो वहाँ पे गैबोन लिखा हुआ है तो गैबन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देश आता है चीन। जो अभी हमने बात करी रूस से पहले जो था क्या था, विश्व में प्रथम स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में वो तीसरे स्थान पर है। लेकिन अभी हम चीन की बात करें तो वर्तमान समय में जो चीन है वो मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन आ गया, अभी वर्तमान में चीन। तो और चीन के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से, सिक्यांग घाटी। ठीक है, सिक्यांग घाटी आपके दक्षिणी पूर्वी चीन की तरफ पड़ेगी। चीन को आप देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र वाला भाग है उसको हम सिक्यांग घाटी बोलते हैं। देखिए, ये आपका जो है पूरा चैप्टर ये मैपिंग वाला है। इसके जो मैं आपको जैसे ये अभी आपके जो चैप्टर चल रहा है इसके नोट्स में आज पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके अलावा इसका जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा एक दो दिन में, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि कौन सी जगह पर किस चीज़ का उत्पादन होता है, ताकि थोड़ा आप मैप से देख कर पढ़ेंगे तो आसान रहेगी। और जैसे जबकि खनिज संसाधन हुआ, जैसे पेट्रोलियम हुआ, जो एनर्जी रिसोर्सेज है, ऐसे चैप्टर्स को पढ़ें तो मैप को साथ रखकर पढ़ें। तो सिक्यांग घाटी की बात करेंगे, सिक्यांग घाटी में इसके जो जमाव है मैग्नीज के, ठीक है, वहाँ पर उत्पादन अधिक होता है इसका। इसके अलावा हम यांगती सिक्यांग की बात करें, ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है कौंगसी वाला क्यूचाउ वाला वो वाला पार्ट है वो भी क्या है, मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है। चीन को ध्यान से देखने में पता लगेगा आपको, चीन का जो पूरी भाग है वही घना बसा हुआ है, वहीं पर सारी चीजों के उत्पादन होते हैं और वहीं से वो आपको वो निर्यात की जाती है बंदरगाहों के द्वारा। ठीक है, ये हमने बात की चीन की। उसके बाद जो है अगला आता है हमारे पास यूक्रेन। काला सागर जो यूरोप के अंदर स्थित है, आप जब यूरोप का मानचित्र देखेंगे तो काला सागर है वो यूरोप में स्थित है। यूरोप में काला सागर के पास ही यूक्रेन देश, पहले यूक्रेन जो देश था वो यूक्रेन देश रूस के अंतर्गत आता था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, विघटन होने के बाद यूक्रेन देश अलग हुआ और यूरोप के वाले भाग में चला गया, तो ये उसके आसपास वाले क्षेत्र वहां भी मैग्नीज का उत्पादन होता है।
फिर हम बात करते हैं हमारे भारत की, तो भारत में भी क्या है कि जमाव की दृष्टि से 20% कच्चा पदार्थ मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, तो जगह के नाम है मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, वहां पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर में, भंडारा, रत्नागिरी क्षेत्र में इसके जमाव है। उड़ीसा में भी है, उड़ीसा के सुंदरगढ़, कालाहांडी जिलों में मैग्नीज के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी उनका उत्पादन नहीं शुरू हुआ है लेकिन भंडारों का पता लगा है। आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम, कुंडप्पा व गंटूर जिलों में भी मैग्नीज के भंडार मिले हैं। ये जिले हैं सारे विशाखापट्टनम, कुंडप्पा तथा गंटूर। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बेल्लारी जिला है। ठीक है, ये मिल जाएगा आसानी से आपको। झारखंड का जो सिंह भूमि है वो मिल जाएगा। गोवा एवं गुजरात के क्षेत्रों में भी मैग्नीज के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब भारत जो है कितने प्रतिशत मैग्नीज का उत्पादन करता है? संसार का जो लगभग है 7.5% जो है, अकेला भारत जो है वो मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो इसमें भारत में भी सबसे ज्यादा उत्पादन अभी वर्तमान में कौन कर रहा है? वो कर रहा है उड़ीसा। वर्तमान में उड़ीसा जो है सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य है। और ये कितना करता है? ये लगभग भारत देश का 50% उत्पादन अभी उड़ीसा कर रहा है। और मैग्नीज की हम जो ये क्या उसका उपयोग हमारे भारत देश में कम होकर इसका निर्यात ज्यादा करते हैं। तो निर्यात कौन कौन से देशों में किया जाता है? जो मैग्नीज का निर्यात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड को किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम घाना की। देखिए, घाना भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आप देशों के नाम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप वो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पर ध्यान नहीं हो लेकिन देश का नाम आपको ध्यान होना जरूरी है। अगर देश का नाम ध्यान है तो आपको पता रहेगा कौन सी जगह क्या है। तो जितनी महाद्वीप है उनके सभी के देशों के नाम याद करने की कोशिश करें, उनको मैप में देखने की कोशिश करें डेली, जिससे कि आपको वो याद रहे। तो घाना था, घाना में भी क्या है, यहाँ पर नसुता क्षेत्र है, उस नसुता क्षेत्र के अंदर ये मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। और यहाँ से फिर ये निर्यात किया जाता है काफी देशों को, जिसमें जापान, जाम्बिया, मलेशिया, ये सारे देशों को ये यहाँ से निर्यात किया जाता है। ये था हमारा जो मैग्नीज की बात की थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमियम की। ठीक है, देखिए क्रोमियम भी एक धातु है जो कठोरता प्रदान करती है हमारे वस्तुओं को। तो इसकी बात करते हैं, भूपृष्ठ के संगठन में जो है इसकी भागीदारी जो 0.02% भागीदारी है। यानी कि हमारी जो अर्थ का टोटल सरफेस है उस सरफेस के अंदर 0.02% किसका भाग है? वो है क्रोमियम का। क्रोमियम क्रोमाइट नामक कच्ची धातु के रूप में खानों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, मैग्नीज के बाद जो क्रोमियम एक ऐसा खनिज है जिसके अनेक उपयोग है। मैंने कहा था कि एक तो मुख्य धातु होती है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसके भंडार बहुत ज्यादा है। एक उसके सहायक के रूप में धातु होती है, तो वो सहायक धातु उसको कठोरता और काफी हद तक उसको अच्छा बनाने का कार्य करती है। अब देखिए, जैसे मैग्नीज की बात की कि मैग्नीज से लोहे से कठोर होता है, उसी तरह क्रोमियम के मिश्रण से भी इस्पात जो है मजबूत होता है और उसमें जंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम स्टील की बात करते हैं, स्टील में जैसे मैग्नीज क्रोमियम मिलाते हैं तो उसमें स्टील को आप पानी में कितने दिन लगी उसमें जंग नहीं लगता है। इसके अलावा जो क्रोमियम के जो उपयोग है वो है ऊष्माशय पदार्थों के निर्माण में, जो मतलब कि जो ज्यादा ऊष्मा को सहने का, जैसे मान लीजिए हम बर्तनों के निर्माण करते हैं या कोई ऐसा यंत्र है जहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है, उससे गर्मी सहन करने के पर्पज से उसको बनाते हैं, तो वो ऊष्माशय पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। या रंग रोगन के निर्माण में, चमड़े के निर्माण में, कपड़ों के लिए ब्लीचिंग। आपको ध्यान है कि चमड़ा जो है हमें एक जो चमड़ा प्राप्त होता है वो काफी कोमल होता है, लेकिन फिर उसे कठोर बनाया जाता है। उसको खींच कर और उसको बहुत उसके जैसे जूते बनाए जाते हैं और भी चीजें बनाई जाती है चमड़े से, तो उस चमड़े से बनाई हुई चीजों को खींच पहले उसको कठोर किया जाता है, लचीला कर कर फिर वो टूटे हैं, इस प्रकार से उसका चमड़े की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कपड़ों के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, रंगाई आदि काम भी क्रोमियम से किए जाते हैं। तो ये क्रोमियम के बहुत सारे उपयोग है। अब क्रोमियम की जो है हम बात करते हैं कि इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किन किन देशों में होता है। विश्व में जो क्रोमियम उत्पादन के प्रमुख देश सबसे पहले आता है उसमें दक्षिण अफ्रीका। जैसे कि अभी हमने कहा था कि मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के दक्षिणी भाग में उसको दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है देश। वो है कजाकिस्तान है जो कि एशिया के अंतर्गत आता है। टर्की है, जो टर्की को हम जो तुर्की भी कहा जाता है, जो आधा तुर्की यूरोप में आता है और आधा तुर्की एशिया के अंतर्गत आता है।
फिर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो क्रोमियम उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति लगभग संतोषप्रद मानी जाती है। भारत में इसका जो उत्पादन था वो 2011-12 में 38 लाख टन था, ठीक है। और जो इसके प्रमुख राज्य हैं जो क्रोमियम का उत्पादन करते हैं भारत में, वो है कर्नाटक, उड़ीसा एवं तमिलनाडु। ये 3 राज्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, कर्नाटक, उड़ीसा एवं तमिलनाडु। भारत की जो कुल उत्पादन का है वो 60% कौन सा जो है स्टेट करता है, वो कर्नाटक है। कर्नाटक में जो स्टेट जिलों के नाम है वो है शिवमोगा, मैसूर एवं हसन। ये जिले हैं जहाँ से 60%, मान लीजिए टोटल भारत जो है 100% करता है, उस 100% का जो 60% है वो कर्नाटक के 3 जिले करते हैं, शिवमोगा, मैसूर एवं हसन जिले, इसी के रहता है। और कुल का 30% भाग है वो झारखंड राज्य के सिवनी, रांची एवं भागलपुर जिलों से प्राप्त होता है। झारखंड है वहां से भी प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगली धातु आती है वो आती है निकल। देखिए धातु है, जो मुख्य धातु है वो है आपके लोएस और मैग्नीज, ये दो ही है जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। बाकी ये गौण धातु हैं जिनको सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है और ये कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में होती है। अब निकल की बात करते हैं हम। तो निकल धातु का अधिकांश जो है उपयोग वो मैग्नीशियम क्रोमियम धातु के साथ इस्पात निर्माण के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने बात की कि सहायक के रूप में, ये भी एक सहायक के रूप में है। जैसे मैग्नीज कोई भी धातु है उससे इस्पात बनाया जा रहा है, तो उसमें मैग्नीज मिला, क्रोमियम भी मिला, निकल भी मिला। इनके जो प्रॉपर्टीज, इनके गुण मिलकर उस धातु को वो बहुत सारे और एक्स्ट्रा गुण प्रदान करते हैं, ठीक है। जो निकेल की मुख्य धातु है वो है पेडोलाइट है, जो निकेल लोहा तथा सल्फर का मिश्रण होती है। लेकिन निकेल अकेले नहीं मिलती है, जब धरातल से निकाला जाता है इसे, तो ये निकेल जो है लोहे तथा सल्फर के साथ मिश्रण में मिलती है, इसे अलग किया जाता है। लोहे को, निकेल को, सल्फर को अलग किया जाता है। अब इसका निर्माण जो है इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है भारी यंत्र बनाना, जैसे भारी बड़ी मशीनें बनाई जाती है उनमें। वायुयान है, वायुयान के कल पुर्जे हैं, तो वो जब हम लो इस्पात से बनाते हैं तो उसमें निकल का प्रयोग रहता है उनको कठोरता प्रदान करने के लिए, ठीक है। मोटर उद्योगों में जो मजबूत इस्पात के निर्माण है इसका निकल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए निकल का जो है विश्व में उत्पादन कहाँ कहाँ है उसकी बात करते हैं हम। जो निकल का है विश्व उत्पादन, निकल का प्रमुख उत्पादक देश कनाडा है, ठीक है। जो कुल विश्व उत्पादन का 1/5 भाग निकल कनाडा से प्राप्त होता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि टोटल हम 100% मानते हैं निकल के उत्पादन को, तो उसमें से 1/5 भाग का मतलब 20%। केवल 20%, जो 20% भाग है वो कौन निकालता है, वो कनाडा से प्राप्त होता है। अब कनाडा में कौन कौन सी जगह है जहाँ से निकल प्राप्त होता है, कनाडा के ओंटेरियो प्रांत। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम होते हैं जो आपको नाम ध्यान रखने होते हैं। जैसे कनाडा और यूएसए की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है और जो यूएसए है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा देश बड़ा देश होता है मैक्सिको। ये 3 ही बड़े देश हैं जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे मैं बताता हूँ आपको कि देखिए मैक्सिको की दोनों तरफ जो है खाड़ी, एक तरफ मैक्सिको खाड़ी है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, अगर आप मैप देखेंगे तो, ठीक है। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की भी एक तरफ अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ आपके प्रशांत महासागर है, ठीक है। बिल्कुल वही स्थिति कनाडा के साथ है, कनाडा के एक तरफ अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ जो प्रशांत महासागर है। इसी के साथ में जो यूएसए का जो पार्ट है अलास्का, वो कुछ अलग हट तरह से दूर है जो कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो किसका भाग है, यूएसए का। तो ये जो सारे क्षेत्र से कुछ बहुत महत्वपूर्ण जगहों के नाम है वो आपको ध्यान रखने होंगे कि कई इस्पात के लिए फेमस है, कई मैग्नीज के लिए फेमस है, कहीं से मांस प्रसंस्करण यानी कि मांस को पैकिंग करके बाहर भेजा जाता है, वो प्रोसेस होती है। तो ये सारी प्रोसेसेस होती है। कैलिफोर्निया की खड़ी हुई, मैक्सिको की खड़ी हुई, मिसिसिपी मिसौरी नदियाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। सेंट लॉरेंस नदी हुई, ठीक है। अब सेंट लॉरेंस नदी आपकी जो बड़ी बड़ी 5 झीलें हैं उनको जोड़ने का काम करती है, जो मैंने कहा था होम्स, ठीक है। तो 5 झीलें इनकी बॉर्डर पर है, कनाडा और जो यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों की बॉर्डर पर है वो 5 झीलें। इसके अलावा अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर प्रेरी प्रदेश आता है। तो यूएसए का पूर्वी और पश्चिमी भाग छोड़ दो, बीच का जो पार्ट है वो बीच का भाग किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रेरी घास के लिए, ठीक है। प्रेरी घास के मैदान है वहाँ पर। और
जो अमेरिका का जो पश्चिमी तट की हम बात करते हैं, प्रशांत महासागर की तरफ का वाला भाग, उसके सहारे सहारे कौन सी है, रॉकीज पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको मैप पे जो है पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें देख लेना सारी चीजें, और ये आप मैप देखा कीजिए ताकि आपको बहुत दूर ध्यान रहे। तो हम बात कर रहे थे निकल के उत्पादन की, तो उसमें जो है कनाडा के ओंटारियो प्रांत की बात करी हमने। ठीक है, कि ओंटारियो प्रांत में स्थित है एक सडबरी क्षेत्र। सडबरी क्षेत्र फेमस है क्योंकि यहाँ से जो है एक लंबा रेल मार्ग भी गुजरता है सडबरी क्षेत्र से, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ये विश्व का वृहत्तम निकल उत्पादक क्षेत्र है। सडबरी जो क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा निकल उत्पादक क्षेत्र है। कनाडा के मध्य भाग में स्थित लिन लेक, मिस्री मोक लेक अन्य जो महत्वपूर्ण निकल उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि आसपास में दो चार झीलें हैं जहाँ से कि निकल निकाला जाता है। अब इसके बाद बात करें कि रूस है, जो रूस है वो भी, रूस में निकल कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी यूराल प्रदेश में। यूराल यूराल क्षेत्र की या यूराल पर्वतमाला की बात करें तो एशिया और यूरोप की जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाता है ये यूराल पर्वतमाला, जो कि इसके बीचों बीच से फैली हुई है। इस यूराल पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है जो टर्की के आसपास है, टर्की से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम काला सागर के आसपास। ठीक है, तो वहाँ वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या है, वहाँ पर ये निकल का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर काफी मात्रा में है। फिर हम इसकी बात करें फिनलैंड, जो कि यूरोप के उत्तरी भाग में है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला भाग है, वहाँ पर या रूस की सीमा के पास वाला जो भाग है वहाँ भी क्या है, इसका निकल का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो है क्यूबा, ओरिएंट प्रांत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रेगिस्तान, जर्मनी, जो क्यूबा आपने देखा होगा पश्चिमी द्वीप समूह जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, दोनों अमेरिका के बीच में है ये क्षेत्र। क्यूबा आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। यूएसए है, ठीक है, उसके अलावा जर्मनी है, यूरोप के अंदर मिलेगा, ये भी उत्तरी भाग में। और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर, तो ये इसके प्रमुख उत्पादक प्रदेश है सारे। तो ये बात की हमने निकल की। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम टंगस्टन। हमने शुरू में बात की थी कि जो हम बात करते हैं खनिजों की, वो दो है था, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और उसके बाद में आपके आएंगे एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का हमारा चैप्टर सेपरेट अलग है। हम यहाँ पे बात करें धात्विक और अधात्विक खनिज। तो जितने भी खनिज हमारे अभी चल रहे हैं वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, ये है धात्विक खनिज। इसके बाद हमारे पास आएंगे अधात्विक खनिज। तो टंगस्टन है, ये भी क्या है, एक धात्विक खनिज है। इसकी बात करते हैं, टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टंगस्टन आपने देखा होगा कि बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाता है। जैसे हम जो बल्ब जलाते हैं, बल्ब के अंदर जो तार बंधा होता है, तो तार किसका, टंगस्टन का बंधा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाता है। तो वो जब जलता है तो उसके जैसी जो रोशनी होती है उससे हमें दिखाई देता है। तो टंगस्टन क्या है, एक कठोर धातु है जो उच्च तापमान पर भी जल्दी नहीं पिघलता है। इसका पिघलांक बिंदु, ध्यान से देखिए कि इसका जो पिघलने का बिंदु है वो 3370 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, जबकि टंगस्टन का उबलने का जो टेम्परेचर वो कितना है, 3370 डिग्री सेल्सियस है। इसी वजह से इसको ज़्यादातर ऐसी वस्तुओं में काम लिया जाता है जो अधिक टेम्परेचर सहन कर सके। तो टंगस्टन का जो उपयोग है वो अधिकतर उच्च वेग वाले एवं उच्च तापमान पर अधिक समय तक उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, ऐसे औजारों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जेट इंजन है, जेट इंजन जैसे हम जो वायुयान उड़ते हैं या जेट इंजन जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनकी बात करते हैं, तो वो ऊपर जाते हैं तो काफ़ी वेग में बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईंधन जलता है, तो ईंधन की वजह से आग भी उत्पन्न होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब किसी अ, जो वायुयान प्रक्षेपण सेंटर है वहां से जब ये जेट विमान छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर, तो अंतरिक्ष के अंदर जब ये जाते हैं तो नीचे बहुत सारा धुआं और आग निकलती है। ठीक है, तो वो आग इसलिए निकलती है, काफी सारा ईंधन जलता है और आग निकलती है, लेकिन वो टंगस्टन धातु का बना होता है, इसलिए क्या है उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाता है। तो जेट इंजन के निर्माण में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें जो बल्ब होते हैं, बल्ब का तंतु यानी जो तार होता है उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अब जो टंगस्टन है वो कौन सी धातु है, देखिए टंगस्टन ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से टंगस्टन के रूप में मिलेगा, वो हमें जो हम पृथ्वी के अंदर से जो मिलता है वो वुल्फ्रम या
वोल्फ्रामाइड जो धातु से वो प्राप्त होता है, ठीक है, उन धातु से प्राप्त होता है, फिर उससे इसको अलग किया जाता है। अब टंगस्टन का जो विश्व में उत्पादन की बात करें, वो है विश्व में कुल टंगस्टन उत्पादन का 59% एशिया महाद्वीप से। कहाँ से? एशिया महाद्वीप जो है 59% इसका जो है उत्पादन करता है। इसमें भी 17.70% उत्तरी तथा मध्य अमेरिका से, ठीक है। एशिया कितना करता है? 59% उत्तरी तथा मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका। देखिए अंतर समझिए कि अमेरिका 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा आता है, आपके यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और इसके अलावा मेक्सिको आता है, ठीक है। ये 3 आपके जो है देश आते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य अमेरिका की, तो मध्य अमेरिका में हम मेक्सिको को शामिल करते हैं, होंडुरास, ग्वाटेमाला, जो बीच वाले क्षेत्र सारे पश्चिमी द्वीप समूह जिसमें क्यूबा, वो सारे आते हैं देश, तो उनको शामिल करके उसको कहा जाता है मध्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, आपको बताइए कि दक्षिण अमेरिका जो है नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है अमेरिका के, उसको दक्षिण अमेरिका। लेकिन एक वर्ड और आता है आपके लैटिन अमेरिका, लेकिन नामों को ध्यान रखेंगे, इनको समझेंगे तो भी फायदा करेगी चीजें। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका और मध्य अमेरिका दोनों को शामिल किया जाता है। अगर लैटिन अमेरिका आपको कहीं कहा जाता है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, और एक मध्य अमेरिका की बात कर रहा है। ये 2 क्षेत्रों की बात कर रहा है। ये उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है तो केवल कनाडा यूएसए की बात कर रहा है। केवल मध्य अमेरिका की बात कर रहा है तो उसके अंदर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, या वो बीच वाले जितने भी देश हैं उनकी बात कर रहा है। या फिर दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है तो केवल नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो 17.70% जो है वो उत्तरी तथा मध्य अमेरिका से, तथा 12% जो है पूर्वी सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ यानी कि ये पहले जो विघटन से पूर्व जो रूस था उसकी बात कर रहा है, 12%। तो ये हमने बात करी टंगस्टन की, किसका यहाँ यहाँ इतना इतना उत्पादन है। केवल आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखिए इन से कोई प्रश्न नहीं बनते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है। बस आपकी जो मेन है वो है आपके लौह इस्पात और मैग्नीज, ठीक है, धात्विक खनिजों के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं वेनेडियम। देखिए वेनेडियम एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग जो है बहुत कम है, मतलब कि इसकी खोज तो हुई है लेकिन इसके उपयोग का अभी तक पता नहीं लगा। जैसे हम बात करें कि लौह इस्पात हुआ, या मैग्नीज हुआ, या क्रोमियम हुआ, इनका हमें उपयोग पता है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ है, तो हम इनका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन वेनेडियम एक ऐसी धातु है जिसका अभी तक उपयोग कम है, क्योंकि इसके गुणों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो वेनेडियम की जो कुल मात्रा है वो 95% भाग का इस्पात निर्माण में किया जाता है, बाकी वेनेडियम रासायनिक मिश्रण में। ये 2 ही इसके उपयोगों को पता लगे हैं कि इस्पात का निर्माण करते हैं उसमें वेनेडियम मिलाया जाता है, ठीक है। तो 95% जो है इसका उसमें यूज किया जाता है, बाकी 5% बचता है उस वेनेडियम का रासायनिक मिश्रण जो हम केमिकल्स बनाते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो वेनेडियम के अभी तक इतने ही उपयोग मालूम हुए हैं। अब इसके विश्व वितरण की बात करें तो विश्व के कुल वेनेडियम धातु के उत्पादन का जो 82% भाग अकेले कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका संघ से प्राप्त होता है। दक्षिण अफ्रीका संघ की बात कर रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका उसकी नहीं बात कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका संघ के अंदर 4-5 देश आते हैं, जैसे जिम्बाब्वे, जाम्बेजी, ये सारे देश है दक्षिण अफ्रीका। ये देशों का एक संघ है, 5-7 देश है जो एक संघ बना के रहते हैं, तो उस संघ में ये 82% इसका उत्पादन होता है। तो ये आपके था वेनेडियम। उसके बाद हम बात करते हैं मोलिब्डेनम। देखिए मोलिब्डेनम का भी उपयोग जो है किसमें किया जाता है? वो इस्पात के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। मोलिब्डेनम के मिश्रण से जो निर्मित इस्पात के तीव्र वेग से चलने वाले यंत्रों के उपकरण, एक्सरे ट्यूब, बेतार के तार, ये इन तारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे ट्यूब जो बनती है उसमें इसका इस्तेमाल है, बेतार के तार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो तेज गति से चलने वाले यंत्र है उनके उपकरण बनाने में, ताकि वो घर्षण से वो गर्म न हो और उसको वो आग न लगे उसमें। और इसकी जो मुख्य धातुओं की बात करते हैं वो है मोलिब्डेनाइट और तथा वुल्फ्रेनाइट, ये इसकी मुख्य धातुएं हैं मोलिब्डेनम की। अब इसके हम वितरण, विश्व में वितरण की बात करते हैं कि वर्तमान में जो मोलिब्डेनम है वो कहाँ मिलता है। वर्तमान समय में जो है कनाडा, चिली। चिली कहाँ है? चिली जो है दक्षिण अफ्रीका का जो पश्चिमी तट वाला भाग है, चिली एक लंबी श्रृंखला जो फैला हुआ नीचे तक, ठीक है।
आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा चिली, तो वहाँ पर है, मिलता है ये मोलिब्डेनम और संयुक्त राज्य द्वारा, यानी कि यूएसए में, वहाँ पर। देखिए, ये ऐसी धातुएं हैं जैसे वेनेडियम, मोलिब्डेनम, ये धातुएं ऐसी धातुएं हैं जिनके ऊपर वर्कआउट कौन करता है, जो विकसित देश हैं। हमने बात करी कि जैसे लोएस है, लोएस कॉमन चीज है, सभी देश है इसका उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है तो उसके हिसाब से उसका उत्पादन होता है। लेकिन ये वेनेडियम, मोलिब्डेनम, ये महंगी धातु है, महंगी धातु इसलिए क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो कम मात्रा में पाए जाने की वजह से अगर इनका खनन कार्य किया जाएगा तो उसमें खर्चा काफी आता है, ठीक है। तो उस खर्चे को वहन कौन कर सकता है? खर्चे को वहन केवल जो है वो विकसित राष्ट्र कर सकते हैं, विकासशील देशों में इतना उसका खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं है। तो इस वजह से जब भी देखिए आपके ऊपर के दो जो जैसे हमने बात की जो लो अयस्क और मैग्नीज की, तो वो दोनों जो अयस्क थे या फिर जो खनिज थे, उनका उत्पादन तो लगभग सभी देश करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जितने भी इनकी धात्विक खनिजों की बात करी, इनका उत्पादन केवल सीमित जो है वो देश करते हैं। उसके पीछे रीजन ये कि सीमित देश इस वजह से करते हैं क्योंकि ये बहुत खर्चीले हैं, महंगे हैं। जब हम इनका उत्पादन करते हैं खानों के द्वारा तो काफ़ी महंगा पड़ता है। मान लीजिए कि आप खनन से उत्पादन कर रहे हैं, उस खनन में आपको लोह या यस्क मिल रहा है, उसके साथ में ये चीज़ें नहीं मिल रही है, तो बहुत कम भंडार है उनके, कुछ मात्रा में मिलेगा, उसको मिलने के बाद में वो परिष्कृत करते हैं और इसका उपयोग करते हैं उसको, या फिर आयात निर्यात करते हैं। तो विकसित जो देश है वो ही ज़्यादातर धातुओं का उत्पादन करते हैं। ज़्यादातर धातुओं के उत्पादन में आपने नाम सुना होगा, यूएसए का नाम आता है, ठीक है। जापान तो खैर सारे ही जो आयात करता है, तो उसके पास तो खुद का तो है ही नहीं। जो खनिज है जापान के पास बहुत कम है, वो केवल सारे आयात करता है, फिर उनसे प्रोडक्ट बनाता है, फिर उनको बेचता है, ठीक है। जबकि अब हम बात करें इसके अलावा जर्मनी है, ठीक है, फ्रांस है, ये देश ऐसे हैं, विकसित राष्ट्र है, ब्रिटेन है, ये खुद उत्पादित करते हैं इसको, ठीक है। या तो अपने ही देश में करते हैं, या फिर जो जहाँ पर कि उपनिवेश थे पहले, अभी वर्तमान में तो अगर उपनिवेश की बात खत्म हो गया है, लेकिन पहले जो इनके उपनिवेश थे वहाँ पर भी यही काम करते थे कि वहाँ से खनिजों को, धातुओं को, वहाँ से मिर्च मसाले हुए, वहाँ से फसलें हुई, उनको वहाँ पैदा करते और उनको फिर अपने देश में इंपोर्ट कर लेते, यानी कि उनको लेके आते जहाज़ों के द्वारा, परिवहन जो जल परिवहन सस्ता पड़ता था उससे उसको ले आते, फिर उसी से प्रोडक्ट बनाते और उसी प्रोडक्ट को फिर हमारी मार्केट में बेचते। वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि उन्हें पता है कि जिन देशों की, देखिए, उपनिवेश विकसित देशों में वही थे जहाँ पर जनसंख्या अधिक थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या अधिक थी उनको वहाँ पर लेबर आसानी से मिल जाती है काम करने के लिए, और लेबर आसानी मिलती है, फिर उस चीज़ को वो अपने देश में आकर उसको प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसी प्रोडक्ट को उन देशों में बेचते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक है। क्योंकि उन्हें पता है जहाँ जनसंख्या अधिक है, लोगों की जो है जो नीड, जो हम बात करते हैं, आवश्यकता ज़्यादा है, तो वो उसको खरीदेंगे खरीदेंगे कच्चे माल के रूप में उसको ले जाना, ठीक है, और उसको तैयार माल के रूप में वापस वहीं पर बेचना। तो ये कुछ धातुएं थी जो धात्विक खनिज थे जो हमने पढ़े, और ये विकसित देशों में ही तैयार किए जाते हैं। बाकी जो विकासशील या अविकसित देश है वहाँ पर इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलो धातुओं की, ये बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5 मिनट का ब्रेक है बेटा, आपकी